तो सॉल्यूशन चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। और जैसा कि आपसे कहा था एक सेशन होने वाला है जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो ये आज का सेशन होगा प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए कोई टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे। अलग अलग टॉपिक से पूरा जितना भी चैप्टर पढ़ा है सारे के सारे एक साथ क्लब करके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ दे रखा है इक्वल वेट्स ऑफ अ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन इक्वल वेट्स ऑफ टू सॉल्वेंट्स ए एंड बी and formed a very dilute solution. Okay. The relative lowering of vapor pressure for solution B has twice the relative lowering of vapor pressure for solution A. If Ma and Nb are molecular weights of solvents A and B, then तो यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन बताएं। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। मैं सॉल्यूशंस को नाम भी कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी, तो उसी तरीके से मैं नेमिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ए का है, ये मेरे पास इसमें बी सॉल्वेंट है, इसमें ए सॉल्वेंट है। यहाँ पे जो सॉल्यूट लिया है वो सॉल्यूट यहाँ पे एक ही है, सेम है, इक्वल वेट्स ऑफ अ सॉल्यूट। यहाँ पे जो हमने सॉल्यूट लिया है, जो इसमें लिया है वो ही इसी में लिया है, तो दोनों में सेम सॉल्यूट ऐड किया है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारे पास डिफरेंस है सॉल्वेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। मैं सॉल्यूट को WS लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ W यहाँ पे, या फिर इसको लिखने की जरूरत भी नहीं। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कुछ दे रखा है इक्वल वेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने इसमें डाल दिया और यहाँ पे हमें कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन बी, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन बी के लिए, वो क्या है, has twice the relative lowering of vapor pressure for solution A। तो ये हमारे पास twice है और ये जैसा सेकंड। एक बार इक्वेशन को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सही बनाई है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन बी के लिए, वो जो है वो डबल है किसके, एज दैट ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये हमने इक्वेशन सही बनाई है, ठीक है। तो RLVB को हम कैसे लिखते हैं सर, RLVB को हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गिवन है जो कि है ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। मैंने आप सभी को बताया था जब भी हमारे पास वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, जब भी, यहाँ पे मैं साइड में इस चीज को लिख देता हूँ एक बार और, जब भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो या फिर 5% से कम दे रखी हो हमें कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं, जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होते हैं उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, हमारे पास जो है सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, सोल्यूट बहुत कम होगा, तो ये कंपैरिजन हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है। तो सेम काम यही करना है। मैं यहाँ पे लिखने जाऊंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी इज इक्वल टू, ये बी वो नहीं है सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला, ये सॉल्वेंट बी है, ये ध्यान रखिएगा, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ए। तो अब क्या होगा, कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसको मैं कर देता हूँ डायरेक्ट रेसिप्रोकल। तो NB इज इक्वल टू Na/2, ठीक है जी। अब यहाँ पे NB क्या आएगा सर, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे एक चीज और गिवन थी कि हमारे पास जो है इक्वल वेट्स ऑफ सॉल्वेंट थे, मतलब वेट ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ बी भी था। हमें मॉलिक्यूलर वेट्स में करना था डिफरेंशिएट, तो याद आएगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन वेट ए का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ए का, और इनटू आ जाएगा यहाँ पे 2। तो अब क्या करते हैं, ये इक्वल है, इसको कर देते हैं कैंसिल। तो फाइनली जो आ रहा है अल्टीमेटली वो ये आ रहा है कि मेरे पास जो MB है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ MA के। तो ये फाइनली आ रहा है, एक बार चेक कर लें, हाँ जी यही आ रहा है। तो यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। MB इज इक्वल टू 2MA, यहाँ पे MA लिखना है। सो MB इज इक्वल टू 2MA, MB इज इक्वल टू 2MA, यही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर हमारे पास जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हुआ है, सबसे पहले एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। दो अलग अलग सॉल्वेंट है, उन सॉल्वेंट का वेट इक्वल है, सेम सॉल्यूट हमने ऐड करा है, सेम क्वांटिटी में ऐड करा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है फॉर सॉल्यूशन बी की,
वो ट्वाइस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए के लिए, ठीक है। तो हमने पता है आरएलवीपी किसके इक्वल होता है, आप कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, जिसको हम काई बी से लिखते हैं, तो ये उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख दिया इन बी सॉल्वेंट, ट्वाइस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट सेम है इसी वजह से यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोल रखी है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब हम ये चीज यहाँ पर लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एज कंपेयर टू सॉल्यूट बहुत ज्यादा होंगे, तो यहाँ हमने ये कैंसिल करा, देन सिंपल मैथमेटिक्स लगाई और अपने आंसर तक पहुंच गए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, अच्छा एक सॉल्यूट ए है और एक सॉल्यूट बी है, डिसॉल्व इन 500 ml वाटर, ठीक है जी। द सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग दिस इन 5 ml। आइए समझते हैं, एक ये ले लेते हैं सॉल्यूशन, एक ये ले लिया। इस सॉल्यूशंस में क्या चीज है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूट ए है, एक सॉल्यूट बी है, यहाँ पर भी एक सॉल्यूट ए है, यहाँ पर भी एक सॉल्यूट बी है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनके मास में। तो यहाँ पे 10 ग्राम इसका है और 20 ग्राम हमारे पास इसका है, यहाँ पे 6.7 ग्राम इसका है और 30 ग्राम इसका है। वॉल्यूम हमारे पास दोनों में वाटर की 500 ml, यहाँ भी 500 ml। इस सॉल्यूशन का कुछ अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यस सर, उसको मैं लिख रहा हूँ पाई वन। इस सॉल्यूशन का कुछ अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उसको मैं लिख रहा हूँ पाई टू। पाई वन इज इक्वल्स टू पाई टू हमें दे रखा है बिकॉज सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है, ठीक है सर। तो अब पहले पाई वन की वैल्यू अलग से निकालना है। सो पाई वन किसके इक्वल होगा, सो पाई वन सर इक्वल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी, सी वन लिख लेते हैं। अब सी वन की वैल्यू निकालते हैं, तो सी वन किसके इक्वल होगी, सी वन इक्वल होगी सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सोल्यूट यहाँ पे दो है, एक है ए एक है बी, तो दोनों के मोल्स हमें कंसिडर करने होंगे, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट सोल्यूट प्लस देन वी हैव 20, यस 20 डिवाइडेड बाय एमबी, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है, यहाँ पे 0.5 ले ली, ठीक है जी। तो यहाँ पे पाई वन की वैल्यू मैं यहाँ पे यही पुट कर देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय एम ए प्लस 20 डिवाइडेड बाय एम बी अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आर टी। पाई वन की ये वैल्यू आओ, ठीक है जी। अब देखते हैं पाई टू की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। सो पाई टू की वैल्यू आ जाएगी, जो आ जाएगी वो आ जाएगी सी टू इंटू आर टी। जो C2 की वैल्यू है वो C2 की वैल्यू क्या आएगी, अब देखते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली 6.67 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ है, ओके सर, प्लस 30 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। अब वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम अगेन 500 ml, तो उसको लीटर में करके लिख देते हैं 0.5 लीटर। तो पाई टू की जो अल्टीमेटली वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 6.67 डिवाइडेड बाय एम ए प्लस 30 डिवाइडेड बाय एम बी अपॉन में होल मेरे पास आ जाएगा 0.5 इंटू आर टी। तो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सेम टेम्परेचर, तो टी ही ले लेंगे और आर तो सबके लिए सेम होगा। अब यहाँ पे पाई वन बराबर पाई टू कर देते हैं, बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पाई वन बराबर पाई टू करना है, 10 डिवाइडेड बाई एम ए प्लस 20 डिवाइडेड बाई एम बी आर टी डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू 6.67 डिवाइडेड बाई एम ए प्लस 30 डिवाइडेड बाई एम बी। वॉल्यूम तो सेम ही है, तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होता हुआ किसी बच्चों कुछ कुछ बच्चों को नजर आ रहा होगा, तो कर देते हैं कैंसिल, आर टी से आर टी उड़ाओ, इससे ये उड़ाओ, एम ए को एम एक तरफ ले आइए, एम बी को एक तरफ ले आइए, है डिनोमिनेटर में कोई नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या करना है। तो 10 डिवाइडेड बाई एम ए माइनस 6.67 डिवाइडेड बाई एम बी बराबर 30 डिवाइडेड बाई एम बी माइनस 20 डिवाइडेड बाई एम बी। तो ये आ जाएगा 3.33, यहाँ पे सॉरी एम ए आएगा 3.33। सो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा मेरा एम ए इक्वल टू 10 डिवाइड बाय एम बी। रेशियो किसका निकालना है देखते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट एम ए इज टू एम बी, तो एम ए इज टू एम बी, तो ठीक है जी निकाल लेते हैं। यहाँ पे एम ए को इधर भेजना है, 10 को इधर भेजना है, तो फाइनली जो आ जाएगा एम ए अपॉन एम बी इक्वल आ जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाय 10 के, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1:3। सो फाइनली आ जाएगा 1:3, तो 1:3 हमारे पास ऑप्शन है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन में मजा आएगा। तो क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। हमने जो है दो सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट है सॉल्यूट भी, इसमें भी सॉल्यूट है सॉल्यूट भी, क्वांटिटी दोनों की अलग है, वॉल्यूम सेम है क्वांटिटी अलग है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इसके जो है कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जिसको कह दिया पाई वन, इस वाले का कह दिया पाई टू, और हमें दे रखा है आइसोटोनिक, इसका मतलब पाई वन बराबर पाई टू। अब पाई वन कैसे निकालेंगे भाई, पाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी।
तो यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट ए एक सॉल्यूट बी, तो दोनों के मोल्स लगेंगे और वॉल्यूम हमारे पास 500 ml ही रहेगी, तो ये हमने करा। फिर इसके बाद फाइनली इक्वेट करा और सिंपल मैथमेटिक्स तो है ही हमारे पास, और हम फाइनली अपने आंसर तक पहुंच गए, दैट इज 1:3। सो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉम्पोजिशंस ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस। टू सच सॉल्यूशंस with अच्छा 0.25 and 0.5 mole fraction of A have total vapor pressure this and this. What is the vapor pressure of pure liquid? आइए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड A है एक लिक्विड B है, दोनों हमारे पास क्या है लिक्विड है। तो इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास ये साहब लिक्विड A है और येलो वाला मान लेते हैं ये लिक्विड भी होगा, ठीक है जी। तो दो लिक्विड है हमारे पास, ये क्या बना रहे हैं हर बार आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये हमें डाटा गिवन है, तो ये दे ऑल आर फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स, आइडियल सॉल्यूशन बना हमारे पास दो सॉल्यूशंस है। एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें हमारे पास काई ए दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे रखा है 0.25। एक सॉल्यूशन ऐसा है, अब मैं काई ए डैश कर देता हूं उसको, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है मेरे पास 0.5। इनका जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज पीटी, एक केस में दे रखा है पॉइंट इतना बार, और इस केस में मैं पीटी डैश लिख देता हूं, ये मुझे दे रखा है 0.4 बार। मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो किस चीज की निकालनी है, वो निकालनी है पी नॉट बी की, दैट इज प्योर लिक्विड बी की, ये मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देख लिक्विड बी इन, तो कैसे करेंगे, पीटी दे रखा है काई ए दे रखा है, क्या यहाँ से मैं काई बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस सर, अगर काई ए आपका 0.5 है तो काई बी सिंपल सा आपका हो जाएगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं तो 0.75। क्या यहाँ से काई बी डैश निकल सकता है? यस सर बिल्कुल निकल सकता है, तो काई बी डैश आपका हो जाएगा यहाँ से 0.5, ठीक है। तो अब डालते हैं पीटी की वैल्यू, तो पीटी किसके इक्वल होगा सर, पीटी इक्वल होगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के। पीटी पता है काई ए पता है काई बी पता है, दो वेरिएबल है, ठीक है। तो पीटी सबसे पहले 0.3 इज इक्वल टू पी नॉट ए को मैं लिख रहा हूँ एक्स, ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। और यहाँ पे क्या दे रखा है काई ए, तो काई ए 0.25, तो 0.25 को 1/4 लिखना है, तो इंटू 1/4 प्लस पी नॉट बी को मैं लिख रहा हूँ वाई इंटू काई बी, यहाँ पे काई बी कर देता हूँ उसको, तो ये हो जाएगा काई बी। तो काई बी की वैल्यू कितनी है 3/4 आई गेस, हाँ 3/4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कर दिया 3/4, 4 को डायरेक्टली उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1.2 मेरा इक्वल आ रहा है x प्लस 3y के। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे तैयार हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन जब देखना चाहें तो यहाँ पे दे रखी है हमारे पास 0.4 बार है, तो 0.4 बार इज इक्वल टू पी नॉट ए अगेन एक्स, क्योंकि भाई प्योर फॉर्म वाला तो सेम रहेगा, इंटू मोल फ्रैक्शन क्या है 1/2 प्लस y इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 0.8 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आ रहा है इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। तो कर देते हैं अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं अब दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट, ये आ गया 0.4 इज इक्वल्स टू एक्स एक्स उड़ा दो, और ये आ गया 2y। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है अल्टीमेटली वो आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0.2 बार, और y क्या था हमारे पास, y था हमारे पास पी नॉट बी। तो ये हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन था, ये जेई 2020 में आया हुआ था, तो ये इसकी जो वैल्यू है फाइनली आ रही है 0.2 बार। अगर हमसे ए की भी पूछेंगे तो ए की भी हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, इस वाले में करेंगे तो 0.6 बार आ जाएगी हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू, और एक्स हमारे पास क्या था पी नॉट ए था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपली कैलकुलेट हो गया, बस दो इक्वेशन बनानी थी और अपने आंसर तक पहुंचना था। सो ये हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, कितना हम वाटर में डिजोल्व करें इसको इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिक से समझते हैं। कुछ सुक्रोज लिया, ऐड कर दिया सुक्रोज, कितना लिया हमें नहीं पता, वही निकालना होगा हमें। मान लेते हैं x ग्राम लिया भाई सुक्रोज, शुड बी डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ पे जो वाटर है हमारे पास वो दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है सर। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बना, कैसा सोल्यूशन बना होगा, उसमें जो है सर कुछ उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया होगा,
जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो गया होगा। ये तो होता है हमारे पास। यस सर, ये तो जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है। विद ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसमें 105 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाए बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेरे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, उन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो 105 आना चाहिए। ये हमें बताना है। तो अब मुझे सिंपल सा बता दिए, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी या फ्रीजिंग पॉइंट की? सर ऑब्वियस सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है, 100 से ज्यादा एलिवेट होता है तो ये 102 हो गया, 103 हो जाता है, ऐसे हो जाता है, 103 आ जाता है, हो सकता है 104 हो जाए, हमें नहीं पता कितना हो। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो सर फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 0 होता है जनरली वाटर का। अब वो जब नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस T0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये मेरा इक्वल आ रहा है 105 डिग्री सेल्सियस के। ये इक्वेशन मुझे गिवन है, मुझे के बी के एफ की वैल्यू गिवन है, इसकी हेल्प से मुझे फाइनल आंसर तक पहुंचना है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। आइए समझते हैं किस तरीके से करेंगे अप्रोच। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है सर? डेल्टा टीबी हमारा इक्वल होता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि टीएस जिसको हम लिखते हैं, या फिर एक सेकंड यहाँ पे एक चीज ये हो गई, हाँ। तो यहाँ पे जो एक चीज हो गई, यहाँ T0 नहीं आएगा, समझाता हूँ इस बात को। सो यहाँ पे जो हमारे पास है, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें ये डिफरेंस हो। तो यहाँ पे हम ये जो है सॉल्यूशन आएगा, ये टीएस है, ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं T0 बी ले लूं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब प्योर सॉल्वेंट का, एंड बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो तो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सर? 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सर? 0। तो सॉल्वेंट का अगर मिलूंगा वो तो 100 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सॉल्यूशन का लिया था T0, थोड़ा सा गलती से लग गया था। तो T0 नहीं है, ये दोनों की दोनों जो बातें हैं वो सॉल्यूशन के ही लिए हैं, ये सॉल्यूशन के लिए है, ये भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है सर। तो यहाँ पे अब बात करते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी भी हमारे पास होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज टेम्परेचर का हमारे पास जो, ओ सॉरी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे टी भी लिख देते हैं, माइनस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है सर? वाटर, उसका है 100, ठीक है। किसके इक्वल है सर? के बी इंटू मोलैलिटी के, ठीक है जी। तो यहाँ एक हो गई। दूसरा डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ हमारा किसके इक्वल होगा सर? डेल्टा टी एफ हमारे पास जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है हमारे पास ये, दैट इज, सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्वेंट का वो लिखेंगे, व्हाट डू वी कॉल इट, यस, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस 0 किसके केस में आता है सर? वाटर का केस है, तो यहाँ पे वाटर के लिए तभी मैं 0 लिख रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस टीएस इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन बन रही है उसको ध्यान से देखिएगा। एक बनी मेरे पास टीबी माइनस 100 इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। जो दूसरी इक्वेशन बनी वो ये बनी माइनस ऑफ टी एस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे टी एस को मैं बेटर लिख देता हूँ टी एफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, के एफ इंटू मोलैलिटी। अब मुझे क्या गिवन है सर? आपको गिवन है ये, दैट इज टीबी माइनस टी एफ गिवन है, टीबी माइनस टी एफ गिवन है। तो ये इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन 2 थी, दोनों इक्वेशन को मैं कर देता हूँ ऐड। तो क्या होगा? टीबी माइनस 100, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू के बी प्लस के एफ इंटू मोलैलिटी, मैंने साथ में ले ली कॉमन। और यहाँ पे टीबी माइनस टी एफ कितना है सर? 105 माइनस 100 इज इक्वल्स टू के बी कितना है आपका? है 1.86, सॉरी 0.51 प्लस 1.86 इंटू मोलैलिटी की वैल्यू कैसे डालेंगे? डालते हैं गिवन वेट जो कि निकालना है, क्या है? x डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सर मॉलिक्यूलर वेट है 342, ठीक है, इंटू मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है सर? 100 ग्राम दे रखा है, तो ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई 1000 से, ठीक है जी। तो ये आ गया 5, ये आ जाएगा मेरे पास 7, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि 13 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2.37। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये मेरे पास बन रहा है इंटू 10x डिवाइडेड बाय 342। यहाँ पे इसको कैंसिल करूंगा, 5 वन जा 5 टू जा, अब यहाँ पे देखेंगे 2 वन जा 2171। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आ रही है 171 डिवाइड बाय 2.37। ये आ रही है, एक बार चेक कर लें तो हाँ मेरे हिसाब से तो यही आ रही है। बाकी एक बार और क्रॉस चेक अगर करना चाहें तो कर लेते हैं। 5 ये आ गया, के बी प्लस के एफ की वैल्यू 2.37 ही आ रही है। यस सर वही आएगी। गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल करा, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 171 डिवाइड बाय 2.37 ही आ रही है। सो एक बार देखते हैं ये हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास, अगर मैं इसको 2 पॉइंट, इसको मान लेते हैं
170, इसको मान लेते हैं 2.4। अगर ऐसे हाइपोथेटिकली मैं मान रहा हूँ तो ये मेरे पास, जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 1.2, ये आ जाएगा 85। तो 12 सेवन जा होता है मेरे पास, हो तो 12 सेवन जा तो 70 के आसपास आए, तो मेरे हिसाब से आंसर 72 ग्राम आना चाहिए। बाकी आप लोग एक बार परफेक्ट कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज 72 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करा है, तो वही आंसर आ रहा है और वही उसी से क्लोजेस्ट जो है वो 72 ही है। और बाकी देख सकते हैं 342 पॉसिबल नहीं है, 460 पॉसिबल नहीं है, देखते ही हम बता सकते हैं। क्यों सर? 170 के नीचे क्या है 2, तो इसका मतलब 170 से छोटा आएगा, जो भी आंसर आएगा 170 से छोटा आएगा, उसके हाफ से भी छोटा आएगा, मतलब 85 से भी छोटा आएगा। तो यहाँ पे यही दो पॉसिबिलिटी थी और ये यही मेरे हिसाब से क्लोजेस्ट आंसर होगा जब डिवाइड करके देखेंगे। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक बार समराइज कर लेते हैं। हमारे पास 100 ग्राम हमने वाटर लिया था, उसमें कुछ सुक्रोज ऐड करा था, इस तरीके से करा था। कुछ एलिवेशन होगा, बिल्कुल होगा, कुछ डिप्रेशन होगा, बिल्कुल होगा। उनका जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज मैग्नीट्यूड, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आ रहा है वो आ रहा है 105। ये हमें डाटा गिवन था। तो अब हमने उसी का इक्वेशन का यूज करा कि यहाँ पे भाई डेल्टा टीबी इक्वल होता है हमारे पास टीबी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीएफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस, ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड करा, के बी प्लस के एम यहाँ पे कॉमन लेकर डायरेक्ट ऐड कर दिया, टीबी माइनस टीएफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीबी माइनस टीएफ किसके इक्वल था सर, ये 105 के, तो 105 माइनस 5 करा, इन दोनों को ऐड करा, फिर सिंपल मैथ से कैलकुलेट कर लिया और आंसर तक पहुंच गया। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं क्या। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ए इन वेपर फेस इज काई1। अच्छा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस को हम वाई ए से लिखेंगे, तो ये हमें इक्वल दे रखा है काई1 या फिर x1 के। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेस इज काई2। अच्छा, काई ए की जो वैल्यू है इन्होंने क्या रखी है वो काई2 है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। इफ पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो हमें बताना है टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा हमारे लिक्विड मिक्सचर का। तो आइए इसको समझते हैं कैसे टैकल करेंगे। तो हमें जो बताना है वो पीटी की वैल्यू बतानी है। पीटी क्या है सर? पीटी हमारे पास है टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सर। इसका जो फॉर्मूला है अगर रॉल्स लॉ से जाए तो वो इक्वल होता है पी नॉट ए काई ए। काई ए की वैल्यू क्या है सर? काई2 दे रखी है, प्लस पी नॉट बी काई बी। काई बी के बारे में कोई जिक्र नहीं, तो ये हमारे पास होता है। क्या इसी से हम कर सकते हैं सर? हमारे पास इसको करने के तरीके होते हैं, उनको समझते हैं। अब डायरेक्ट जो है यहाँ पे ये लंबा, कुछ कुछ मेथड लंबे भी जाएंगे। आप यहाँ पे चाहे इसको वन माइनस, सॉरी पहले इसको मैं पी नॉट भी करूँ, यहाँ पे 1 - काई2 रख के अलग अलग तरीके से लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। बट आइए सबसे छोटा मेथड, क्या आप सभी को डाल्टन्स लॉ ऑफ वो पार्शियल प्रेशर याद? यस, क्या कहेगा? अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होगा सर? वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। और ये मोल फ्रैक्शन क्या होंगे सर? गैस, जो गैसियस फॉर्म में हो। अगर बात करें मिक्सचर ऑफ गैस, यहाँ पे मेरे पास एक गैस ए है, एक बी गैस है, एक सी गैस है, यहाँ पे इन सबका अपना यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा, यस सर। इन सबके अपने मोल फ्रैक्शन होंगे, यस सर। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है, और टोटल प्रेशर क्या होगा इन सबका इंडिविजुअल जब मैं सम कर दूंगा, अगर यहाँ पे मुझे निकालना है जो मेरा ए है इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, मतलब ये इंडिविजुअली कितना लगा रही है, तो मैं करूंगा पीटी जितना टोटल प्रेशर होगा इंटू इसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फेज में कितनी प्रेजेंट है वो कहूंगा। तो अब हमारे केस में पीए पता नहीं क्या होगा, पीटी जो है इसी की वैल्यू निकालनी है। काई ए क्या है हमारे पास? यहाँ पे हम देख सकते हैं काई ए इज दी, इसको मैं बेटर टू राइट वाई ए, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है जिसकी वैल्यू दे रखी है काई1। क्या इतना आप सभी को क्लियर है कि मेरे पास जो पी ए है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो इक्वल हो जाएगा पीटी इंटू काई1 के? यस सर। दूसरी चीज पर आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रॉल्स लॉ की बात करूं, रॉल्स लॉ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो पीटी किसके इक्वल होगा सर? पी ए प्लस पीबी के। अगर हम सिंपल लिखें, और पी ए जो है वो पी नॉट ए काई ए के इक्वल होता है, प्लस पी बी किसके इक्वल होता है सर? पी नॉट बी काई बी के। तो यहाँ इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करना है, तो पी ए की एक और वैल्यू यहाँ से आ रही है दैट इज पी नॉट ए काई ए। काई ए इज दी मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड सॉल्यूशन। तो इन द लिक्विड सॉल्यूशन वाले क्या है हमारे पास? काई2 दे रखी है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिक्विड फेज वाले की वैल्यू दे रखी है काई बी, काई2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने काई2। क्या दोनों इक्वेशन सेम है? यस सर, दोनों पी ए की। क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आंसर आ जाएगा? करके देखते हैं फिर बताते हैं। तो पीटी काई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई2। निकालनी किसकी वैल्यू है सर? पीटी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आती हुई नजर तो आ रही है यहाँ पे वैल्यू। तो पीटी जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा पी नॉट ए
काई टू डिवाइडेड बाय काई वन के। तो ये हमारे पास पीटी जो है वो इक्वल हो रहा है पी नॉट ए काई टू डिवाइडेड बाय काई वन, पी नॉट ए काई टू डिवाइडेड बाय काई वन, पी नॉट ए काई टू। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। क्या करा है, ये थोड़ा सा आसान, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन, बस सिंपल सा ये चीज जिसने कंसेप्ट पकड़ लिया कि हाँ ये अप्रोच लगेगी यहाँ पे, वो ये क्वेश्चन को ले जाएगा इजीली। अदरवाइज वरना फिर मतलब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो होगी क्योंकि नया बिल्कुल क्वेश्चन था। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं सारे के सारे मेरे हमने एक भी लेक्चर में इस टाइप वाला डिस्कस नहीं किया था, ये नया क्वेश्चन था। ये डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, देन ये वाला ये इस टाइप भी डिस्कस नहीं करा, ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को मिक्स करके भी नहीं करा, और ये आरएलवीपी भी नहीं करा। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, फिर इसको करते हैं टैकल। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस दिस, ये चार गैसेस हमारे पास, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा। तो यहाँ बनाना है, ये अगर हम देखें तो पार्शियल प्रेशर का किसके साथ बनाना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के साथ बनाना है। बट हेनरीज लॉ तो हमारे पास कुछ और कहता है, तो ये कैसे रिलेट करें। तो हेनरीज लॉ हमारे पास क्या कहता था, हेनरीज लॉ हमारे पास ये कहता था कोई भी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर को मैं लिख देता हूँ ऐसी, अगर ए गैस है तो पी ए इज इक्वल्स टू के एच इंटू काई, ये कहता था हमारे पास ग्राफ। बट यहाँ पे काई क्या होते हैं, मोल्स ऑफ गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब अगर मेरे पास एक बीकर है उसमें मेरे पास जितनी गैस डिसॉल्व हुई होगी उसका मोल फ्रैक्शन होगा मेरे पास ए, प्लस साथ में कोई और दूसरा कंपोनेंट होगा बी, जिसको हम कहते हैं ये हमारा होगा सॉल्वेंट। तो ए जो है हमारे पास ये हो जाएगी गैस, और बी जो है हमारे पास ये हो जाएगा हमारा जो भी सॉल्वेंट होगा। और पीछे वाले केस में आई गेस वाटर दे रखा है, तो यहाँ पे हमें वाटर दे रखा है, तो ये इस केस में हो रहा है वाटर। अब हम इसको कैसे रिलेट करें, क्या आप सभी को एक चीज बहुत अच्छे से याद होगी कि अगर मैं कहूं काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन है तो वो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, बोलिए यस। यस सर, ये स्टार्टिंग से ही हम एकदम पढ़ते हुए आ रहे हैं काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम होगा वन। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू यहाँ में पुट करनी होगी, तो के एच इज इक्वल टू वन माइनस काई बी आ जाएगा। अब ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ जो है जो दे रखा है उस हिसाब से चलना है। तो माइनस के एच इंटू काई ए, तो ये मेरे पास आ गई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू। सो अल्टीमेटली लेट मी जस्ट राइट इट थोड़ा सा रीराइट करके, तो पीजी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एच इंटू काई ए प्लस के एच। तो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम, इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज दी के एच, जो के एच है उसकी वैल्यू है सी। साथ में एक और खास बात यह है, जो हमारा स्लोप है उसकी भी वैल्यू है माइनस ऑफ के एच, तो स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ के एच। ये हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एच, तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्लोप हम देखना है। अब चलिए इसका करते हैं ग्राफ, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे बनेगा यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास पीजी y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू हमें कुछ दे रखी होगी केस, तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है यहाँ पे केस। स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो उसका मतलब जो मेरा ग्राफ है वो नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा। सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, तो इस तरीके से मेरा ग्राफ आएगा, नीचे ये जाता रहेगा। अब यहाँ पे जो है, जो मैं एक चीज ध्यान से नोट करनी है, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, ये हमने इक्वेशन बना ली। यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे मुझे लेना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो काई दैट इज इस केस में मैं वाटर ले रहा हूँ। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये एक ग्राफ ये बना दिया मैंने, एक और ग्राफ बना रहा हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से बना दिया। अब या फिर थोड़ा सा अभी कंपेरेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ये आ रहा है। अब अगर हमसे कहते हैं ये दो अलग अलग गैसेस हैं, इनकी केएच की वैल्यू कंपेयर करिए, किसकी वैल्यू बड़ी है किसकी छोटी है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखिएगा, इसको सबसे पहले हम एक्सटेंड करेंगे इस ग्राफ को, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमारे पास स्लोप होता है, दैट इज थीटा। अब यहाँ पे इसको भी हम एक्सटेंड करके लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा, ठीक है, इसको कह रहा हूँ थीटा टू, इसको कह रहा हूँ थीटा वन। अब यहाँ पे जितना ज्यादा थीटा वन होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा, उतनी ज्यादा के एच की वैल्यू होगी। ठीक है, सिमिलरली जितना ज्यादा थीटा टू की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मेरी स्लोप की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा के एच की वैल्यू होगी। अब एक चीज ध्यान रखिए, तो थीटा जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा, मान लेते हैं मेरे पास ये जो थीटा वन है, अगर इसकी वैल्यू हुई 30 डिग्री,
तो यहाँ पे ये 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा होगा और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर इस थीटा वन की वैल्यू हुई 20 डिग्री तो ये वैल्यू हो जाएगी सर, ये वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। तो इसका मतलब जैसे जैसे मेरा थीटा वन कम हो रहा है, जैसे जैसे मेरा थीटा वन कम हो रहा है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला एंगल जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ये वाला एंगल इंक्रीज हो रहा है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जैसे जैसे हमारा ये एंगल डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये वाला एंगल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर हमें पता लगाना है तो हम ये देख सकते हैं, ये वाला एंगल, इसको अल्फा बोल रहे हैं इस बार, तो अल्फा जितना ज्यादा होगा उतनी कम मेरी के एच की वैल्यू होगी। ये एक चीज हम कर लेंगे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर लाइन बना के इसको एक्स्ट्रापोलेट करना होगा, फिर यहाँ पे देखना होगा किसका थीटा ज्यादा, तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा डायरेक्टली हम कह देंगे उसका के एच कम होगा, क्योंकि देख रहे हैं जैसे जैसे अल्फा बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा कम हो रहा है। अगर अल्फा की वैल्यू सपोज कर लीजिए हो गई 80 डिग्री तो ये 10 डिग्री हो जाएगा, मतलब हमारे स्लोप की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब के एच की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना कम के एच होगा, तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास के एच आ जाएगा। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरीके से कंपेयर करना है। और ये इक्वेशन जो हमने बनाई यहाँ से वाली, ये वाली इक्वेशन को ध्यान रखना है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नाउ अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें मिल गई है इक्वेशन, तो इक्वेशन में साइड में लिख रहा हूँ। तो हमारी जो गैस है उसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स, यहाँ पे के मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस के एच है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दो लोग ऐसे हैं जिनको देखते ही काट देना चाहिए, इनको कर देते हैं कट। क्यों सर? स्लोप देख लो ना भाई, इनका पॉजिटिव है, सबका स्लोप पॉजिटिव है, हो सकता है पॉजिटिव, नहीं सर स्लोप पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब दो ही हमारे पास गेम में बचे लोग, एक ए ऑप्शन एक बी ऑप्शन, आइए समझते हैं। अब यहाँ पे जो है हमें सबकी उसकी वैल्यू दे रखी है, दैट इज ये व्हाट डू वी कॉल इट, के एच की, ये डब्ल्यू की है, ये एक्स, ये वाई है और ये जेड है। तो किलो बार में सबकी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन सबकी वैल्यूज हमारे पास हैं। सबसे कम स्लोप किसका होना चाहिए? डब्ल्यू का होना चाहिए। अगर मैं स्लोप का ऑर्डर लगाऊं, फिर एक्स का होना चाहिए, फिर वाई का होना चाहिए, फिर जेड का, ये स्लोप का ऑर्डर है। तो इसका मतलब अगर मैं अब उल्टा कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एल्फा की, तो एल्फा फॉर डब्ल्यू क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा है सबसे कम? सर सबसे कम होना चाहिए। देन एल्फा फॉर एक्स होगा, देन एल्फा फॉर वाई होगा, देन एल्फा फॉर जेड होगा। तो एल्फा जेड का सबसे ज्यादा, देन उसके बाद हमारे पास y का आएगा, देन x का आएगा, देन w का आएगा। तो w का अल्फा सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि हम थीटा से भी कंपेयर करेंगे, लेकिन बट उसके लिए हमें एक्स्ट्रापोलेट करना होगा, उससे भी आप जा सकते हैं। बट हमने एक डिराइव रिजल्ट निकाल लिया है जो बहुत आसान पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो आइए इन दो इस वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ अल्फा होगा, यहाँ पे कुछ ये अल्फा होगा, तो आप क्लियरली ये चीज देख सकते हैं, अल्फा जो है डब्ल्यू का ज्यादा है। इस केस में अल्फा जो है वो डब्ल्यू का ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्फा ऑफ एक्स। ये देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, और ये थोड़ा सा छोटा सा ही है। और आप इसको एक्स्ट्रापोलेट अगर करना चाहें तो यहाँ पे आप ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाइए, तो ये इतना सा थीटा होगा और ये बड़ा थीटा होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है। तो अल्फा डब्ल्यू का ज्यादा है किससे? एक्स से। और या फिर आप कह सकते हैं थीटा जो है वो डब्ल्यू का कम है थीटा ऑफ एक्स। तो यहीं पे ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर गई और ये गलत हो जाएगी, आगे हम देखने की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली यही ऑप्शन आएगा। अब समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इसको ये जो है बहुत आगे जाएगा, ये ग्राफ बहुत आगे आगे जाएगा, और इसका जो एल्फा है वो ऑल टेंडिंग टू 90 है, अप्रोक्सीमेटली 90 नहीं है, हल्का सा 90 से थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे ये जो इसका एल्फा है वो बहुत कम है। देन उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा इसका है, आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, इस वाले को एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, यू कैन क्लियरली फाइंड द डिफरेंस। तो यहाँ पे इसका एल्फा थोड़ा ज्यादा है, देन इन वालों का और ज्यादा है। आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ तक खुली, फिर ये और ज्यादा हुई, तो ये हमारे पास जो है अब अल्फा जो हो रहा है वो कम हो रहा है, फिर ये अल्फा कम हो रहा है। तो यहाँ पे अब अल्फा का मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ, तो अल्फा का डब्ल्यू सबसे क्या है? कम। देन क्या है? अल्फा ऑफ एक्स, देन इसमें अल्फा वाई, एंड देन अल्फा जेड। और यही हमारी कंडीशन है, यही होना चाहिए था, तो यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो स्लोप से देख सकते हैं, बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम के एक्स्ट्रापोलेट करना होगा फिर ये, दैट्स व्हाई मैंने अल्फा का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ से, कि ये वाला एंगल देखना है। तो यहाँ पे ये इसका अल्फा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका अल्फा है वो बहुत ज्यादा, सो क्या है, हाँ इसका अल्फा जो है हमारे पास, उसकी अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सॉरी, यहाँ पे जो अल्फा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो ये तो एक सेकंड, यहाँ पे शायद जो मैं पहले लिख रहा था ये ऑर्डर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे जो है हम पहले ऊपर हमने केएच की वैल्यूज लिखी थी, तो केएच का ऑर्डर तो ये था भाई, वाई देन जेड। तो अल्फा का हमारा उल्टा होगा, अल्फा डब्ल्यू का सबसे ज्यादा, देन ये, तो मेरे हिसाब से मैंने गलत लिख दिया होगा स्टार्टिंग में समझाने में,
तो यहाँ पे इसी की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी, तो सॉरी। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। सबसे कम के एच डब्ल्यू का, फिर एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का। अगर के एच कम मतलब स्लोप कम, मतलब थीटा कम। सर थीटा क्या होता है एक बार, तो ये वाला एंगल कम होगा, जितना कम स्लोप उतना ही वाला एंगल, और उतना ज्यादा ये अल्फा हो जाएगा। तो इसलिए ये अल्फा का जो ऑर्डर है यहाँ पे लिख लिया, अल्फा डब्ल्यू का सबसे ज्यादा होगा, देन एक्स का, देन वाई का, देन जेड का। और हम यहाँ पे देख सकते हैं जो अल्फा है हमारे पास, दिस वैल्यू, ये अल्फा हमारे पास क्लियरली सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा डब्ल्यू का सबसे ज्यादा है, देन अल्फा एक्स का ज्यादा है, देन अल्फा वाई का ज्यादा है, देन अल्फा जेड का ज्यादा है। तो ये सॉरी, ये अल्फा सबसे ज्यादा डब्ल्यू का, फिर उसके बाद एक्स, फिर वाई, फिर जेड। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री टेंडिंग टू, मैंने स्टार्टिंग में सही बोला था बट समझाने में थोड़ी सी हो गई। तो ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, फिर इसकी वैल्यू थोड़ी कम, फिर इसकी और कम, फिर इसकी थोड़ी सी और कम होगी अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास 35 और 40 है, तो काफी क्लोज वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा का ऑर्डर, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जेई मेन 2019 में एक अच्छा क्वेश्चन आया था, नया कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखा इस क्वेश्चन में। ये थ्योरी में हमने नहीं पढ़ा था, आज ही ये चीज हमने सीखी है। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, V1 ml ऑफ एन aqueous यूरिया सॉल्यूशन। अच्छा, एक सॉल्यूशन है यूरिया का, बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मेरे पास ये यूरिया है, इसमें जो है कितनी वॉल्यूम है, V1 वॉल्यूम है, ठीक है। हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा इसका पाई दे रखा है तो मैं लिख देता हूँ पाई वन इज इक्वल टू 2.4 एटीएम, ठीक है जी। इज मिक्स विद, अच्छा इसको मिक्स करा गया है विद अनदर V2, अच्छा विद V2 ml ऑफ अनदर यूरिया सोल्यूशन। अच्छा यहाँ पे एक और यूरिया है, तो यूरिया को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे U2 लिख रहा हूँ, बिकॉज यूरिया यहाँ पे U1 लिख देता हूँ, ये यूरिया 1 यूरिया 2। इसकी वॉल्यूम क्या है, V2 है। हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई 2 की वैल्यू दे रखी है मुझे 4.6 एटीएम। अब व्हाट हैपन एक्चुअली कि यहाँ पे जो है क्या हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1 बाय V2 इफ रिजल्टिंग मिक्सर। अच्छा यहाँ पे जो मिक्स कर दिया अब हमने, इस वाले में U1 भी है और U2 भी है। अब मुझे ये बताइए, अगर दोनों यूरिया के सॉल्यूशन आ गए तो क्या वॉल्यूम ऐड हो जाएगी, यस सर, V1 प्लस V2 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है पाई नट लिख देता हूं मैं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2.95 एटीएम। तो यहाँ पे तीन सॉल्यूशन है, तीनों के बारे में हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, ये जो पाई नट है इसमें क्या है, इसमें मेरे पास दोनों यूरिया हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास आएगा। हमने देखा है रिजल्टिंग मिक्सचर को, अगर हमें कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन को ऐड इनटू आरटी करना होगा। अब यहाँ पे सब में सेम टेम्परेचर दे रखा है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम। ये सबसे पहले बात करते हैं पाई वन वाले सोल्यूशन की। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पाई वन वाला हमारे पास, पाई वन की वैल्यू क्या आएगी सर, वो आ जाएगी C1 इंटू आर टी। क्या मैं C1 को लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यस सर, क्योंकि यहाँ में वॉल्यूम की टर्म्स में दे रखी है, तो ये लिख दिया, ठीक है जी। अब पाई वन की वैल्यू क्या है सर, पाई वन की वैल्यू है 2.4 एटीएम, तो यहाँ लिख दिया 2.4। तो हम क्या ऐसा क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स वन के प्लस नंबर ऑफ मोल्स टू के डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो ये मेरे पास आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन है वो मेरे पास आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स को जब मैं ऐड करूंगा, और टोटल वॉल्यूम दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही तो हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन का, वही हमने यहाँ सिंपल करा है। वॉल्यूम क्योंकि सेम है इसी वैसे सेम, वरना फिर आप ये कर सकते हैं कि भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप अलग से लिखना चाहें और उसकी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, दोनों बातें एकदम सेम ही पड़ेगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हमें बातचीत करनी है, क्योंकि हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ से आ गई है 2.4 V1 डिवाइडेड बाय RT, ठीक है सर। दूसरे सॉल्यूशन की अब बात करते हैं, तो पाई टू की बात करें, पाई टू के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, C2 इंटू आर टी। पाई टू की वैल्यू क्या है 4.6 एटीएम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दो के डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दो का इंटू आर टी। नंबर ऑफ मोल्स टू के क्या आ जाएंगे 4.6 V2 डिवाइडेड बाय आर। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के मिल गए हैं, मुझे पाइनेट की वैल्यू पता है, मैं N1 ये इसमें पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे कि N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इंटू आर टी में। तो आइए इसमें पुट करते हैं, पाइनेट की वैल्यू देख लेते हैं, पाइनेट की वैल्यू है 2.95 एटीएम, 2.95 एटीएम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स वन के दैट इज 2.4 V1 डिवाइडेड बाय आर टी, प्लस सेकंड वाले के आ जाएंगे 4.6 V2 डिवाइडेड बाय आर टी, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लिख देंगे V1 प्लस V2, अब मल्टीप्लाई कर देंगे आर टी से। अब यहाँ पे आप इसको कॉमन ले लीजिए या फिर इसको रुक जाइए, 2.95 को मैं अब V1 प्लस V2 को उधर भेज देते हैं,
V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2.4 V1 प्लस 4.6 V2। यहाँ पे नीचे पूरा आ जाएगा मेरे पास RT, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं RT से, तो यहाँ पे RT से RT हो जाएगा कैंसिल। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.95 V1 प्लस 2.95 V2 इज इक्वल टू 2.4 V1 प्लस 4.6 V2। अब V1 को एक तरफ ले लेते हैं, V2 को एक तरफ ले लेते हैं, ये V1 को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा, सो स्लाइड्स नहीं है, 2.95 V1 2.4 V1 इज इक्वल्स टू 2.6 V1 माइनस 2.95, सॉरी यहाँ पे ये V2 होगा, लिखने में मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे 4.6 V2 माइनस 2.95 V2 आ रहा है। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट कितना है 0.55 V1 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1.65 V2। रेशो किसका निकालना था, V1 बाय V2 का। हाँ जी, V1 बाय V2 का रेशो निकालना था। तो ले आते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ 165 अपॉन 55। तो यहाँ पे देखें यहाँ किसकी टेबल से आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले 5 की टेबल से 11 ज़ा 5, ये आ जाएगा 3 एंड देन 35 है ना, 35 यार सॉरी 33। तो यहाँ 1 ज़ा ये 3 ज़ा आ जाएगा, तो V1 बाय V2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 3। सो यहाँ पे जो है V1 बाय V2 का जो रेशो है वो आ रहा है 3। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 6। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी ज्यादा थोड़ा बहुत मैथमेटिकल था, ये वाली चीज इसमें यहाँ पे यूज हुई है। और इससे हमने फिर नंबर ऑफ मोल्स को इसीलिए कनेक्ट करा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हमें वॉल्यूम निकालनी थी, तो इसी वजह से ये चीज कनेक्ट करी हमने। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है FeCl3 ऑन रिएक्शन विद K4FeCN6 in aqueous solution gives blue color of ferrocyanide। ठीक है, these are separated by semi। तो यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है साइड X और एक है साइड Y। यहाँ पर हमने ले रखा है FeCl3 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ले रखा है K3FeCN6, बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है लो। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, एक सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी है 0.1 मोलर। तो हमें पता है ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, ये साइड एक्स है ये साइड वाई है, कि हमारा जो सॉल्वेंट है किधर से किधर मूव करने लगेगा, वो मूव करने लगेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो या लो टू हाई। सर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करने लगेगा, मतलब इधर से जो है इधर आने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है K3FeCN6 हमारे पास मौजूद है और वहां पे FeCl3 था। तो अब ये FeCl3 यहाँ पर आने लगेगा और इससे रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, तो ब्लू कलर इज सीन इन साइड एक्स, तो यही हमारे पास आंसर होना चाहिए। दोनों साइड नहीं आएगा और ऐसा भी नहीं है किसी में नहीं है, तो हमारे पास आंसर ये होगा। हम ऑप्शन नंबर ए मार देंगे क्योंकि क्या हुआ, हमारे पास ड्यू टू ऑस्मोसिस हमारा जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा फ्रॉम हाई टू लो, और हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत आसानी से गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या मूव होता है, सॉल्वेंट। मैंने बार बार बोला है सॉल्वेंट। क्या FeCl3 मेरा क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, सर हमारे पास जो है वो सॉल्यूट है। सो FeCl3 हमारा है सॉल्यूट। ये जो FeCl3 है, ये जो K3 ये आपका K3 है, हाँ K4 सॉरी, K3FeCN6 यहाँ पे हाँ गलती हो गई, K3FeCN6 जो है ये दोनों के दोनों क्या है, ये हमारे सॉल्यूट हैं। तो सॉल्यूट हमारा मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। और वाटर का है हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर होगा ही, मोलैरिटी भी दी हुई है तो वाटर हमारे पास होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो मूव जो करेगा वो वाटर करेगा, FeCl3 नहीं करेगा। तो इसका मतलब FeCl3 कहीं नहीं जा रहा, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या ब्लू कलर आएगा, नो सर कहीं भी ब्लू कलर नहीं आएगा, ना ही साइड एक्स में आएगा ना ही साइड वाई में आएगा ना ही दोनों साइड में आएगा, तो नो ब्लू कलर इज सीन। अब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है, तो क्या हुआ है, ड्यू टू ऑस्मोसिस व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि हमारे पास जो है
सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट क्या सॉल्वेंट हमारा ये FeCl3 हमारा सॉल्वेंट है? नो सर, सॉल्वेंट तो हमारा क्या है, यहाँ पर पानी है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है वो पानी इधर आने लगेगा, तो पानी मूव करेगा, कर ले पानी मूव, क्या होगा, यहाँ पे पानी है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। अब रिएक्ट नहीं करेंगे, तो दोनों यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास एक ऑस्मोसिस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नो ब्लू कलर इज सीन इन आइदर साइड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जे एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक सोल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ, अच्छा नॉन वोलेटाइल नॉन वो सोल्यूट है, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन आयनिक सोल्यूट बोल दिया है उन्होंने, ठीक है सर। इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, अच्छा वेपर प्रेशर हाँ सर डिक्रीज होता है, क्योंकि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू बतानी है। डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है सर, मोलैर टू केएफ। क्या केएफ की वैल्यू गिवन है, यस केएफ की वैल्यू हमें गिवन है 5.12 केल्विन किलो पर वोल्ट। तो यहाँ पे मोलैलिटी में क्या गिवन है सर, गिवन वेट हमें गिवन है, देख सकते हैं गिवन वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 0.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, नो सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा। हमें मास ऑफ बेंजीन दे रखा है, यस सर हमें मास ऑफ बेंजीन दे रखा है एज 39 ग्राम। क्या मॉलिक्यूलर वेट पता है, यस सर हमें मॉलिक्यूलर वेट भी पता है। सो मॉलिक्यूलर वेट की सर वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हमें इसका नहीं पता, इंटू बेंजीन का दे रखा है 39 और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा के, ठीक है सर ये हमारे पास आ रही है। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, हमें क्या क्या गिवन है सर, हमें यार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में गिवन है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इनिशियली क्या था 650 माइनस 640 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 650, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/65, 10/650 आ रहा है, तो ये 1/65 आ जाएगा। नाउ द थिंग इज, क्या मैं इसको इक्वल कर दूं काई बी के मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, क्या आप सोच पा रहे हैं मतलब कितना लंबा जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा Na अपॉन एन बी प्लस सॉरी Na अपॉन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखूंगा। इससे बेटर एक फॉर्मूला याद होगा अगर आपको, तो ये है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर मुझे गिवन है, या तो मैं उसको वो कर सकता हूँ, दैट इज हमारे पास मोलैलिटी इंटू MA डिवाइडेड बाय 1000 के इक्वल। तो यहां से हमने जो है वो मोलैलिटी से कर दिया है रिलेट। अब इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी कर सकते हैं और साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो सॉल्यूट भी कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कितने हो जाएंगे, गिवन वेट 39 दे रखा है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट ये होगा। तो यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए x बोल देता हूँ अपने, y या फिर y लिख देते हैं क्योंकि x एक चीज को लेट कर लिए, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 65y मेरा इक्वल आ रहा है y प्लस 0.5 के, मेरे 64y की वैल्यू आ रही है 1/2। अब y क्या था मेरे पास, y को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स दैट इज सॉरी गिवन वेट क्या है 0.5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज MB इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की जो मेरी वैल्यू है, ये इधर 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आ जाएगी 64 ग्राम। तो यहाँ मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मेरे डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0.64, यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाय 64 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 39, ये आ गया वो, एंड 5.12। तो यहाँ पे अब मैं इसको देखूं तो 1000 हटा के मैं 5 इंटू 512 कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 64 इंटू 39। तो यहाँ थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए मैं इसको 40 मान लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ 0 1 विल बी कैरी, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6, तो ये हो जाएगा व्हाट 0 1, ये आ जाएगा 530 सॉरी 25। देन इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो एक जीरो लगा देता हूँ, 16 1 गया कैरी, तो ये भी हमारे पास आया। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बना रही है, बट ये क्या था 39 था, 39 था ये। तो इसका मतलब 39 अगर ये था हमारे पास, तो 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी, 1.1 से थोड़ी कमी आएगी, 1.09 इसके आसपास आएगी। तो इंटीजर टाइप में जो हमारा आंसर आएगा वो यही आएगा 1 केल्विन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 केल्विन ही आएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया है 1 केल्विन के बराबर। तो यही एक बार निकालना था, जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमें दे रखा है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इन केल्विन। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 केल्विन। तो यहाँ पे हमारे पास 1 केल्विन हो जाएगा। जेई एडवांस 2019 में आया था। यहाँ पे दो तीन चीजें कंसेप्ट को रिलेट आपस में करके ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड इट इज। तो यस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। यही हमारे पास क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन के अराउंड, बहुत अच्छे 9 क्वेश्चन डिस्कस करें। अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए होगी तो जरूर बताइएगा, आपको जरूर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चंस लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी ये कुछ कुछ प्रीवियस ईयर थे, कुछ कुछ अलग अलग अच्छी बुक से उठाए गए क्वेश्चन से, तो ये बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल गई। और इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली लेक्चर में आपको नहीं मिलेंगे जो हमने लेक्चर करें, क्योंकि ये मतलब अलग लेवल की, थोड़ा सा हाई लेवल प्रैक्टिस सेशन सोच के करा था, तो दैट्स वाई ये सेशन लाया था। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए सिंपल वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो भी कराए जा सकते हैं। और ये हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चन भी कम ही मिलते हैं, तो जितने मिले थे उतने करा दिए गए। सो आई होप ओवरऑल लेक्चर में मजा आया होगा। वीडियो को पॉज कर करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करा होगा। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।